वेद पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पुजारी बनने के लिए पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यही बना कि तुम मदरसा में पढ़ाते क्यों। इसमें गवर्नमेंट की एक निगाह होगी अब से। तो ये नहीं कि तुम अभी तक जो पढ़ाते जा रहे थे कि सारे काफिर हैं। ओवैसी बोल रहा है, ओवैसी मेडिकल कॉलेज चलाता है हैदराबाद में, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता है, स्कूल चलाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलाता है। वो कह रहा है फिर भी हमारे बच्चों को मुसलमान बच्चे अभी भी नीचे दबे हुए हैं, एजुकेशन में स्टैंडर्ड उनका सबसे कम है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ओवैसी जैसे लोग या बाकी जो भी है उससे अलग रहें। जब वक्फ बोर्ड आके बोलता है कि ये जगह हमारा है, उनको प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रूफ जिसको दिखाना है, जिस बंदे ने वहाँ बैठा हुआ है, जिसने घर खरीदा था, शायद 400 साल या 300 साल से वो जगह बेचते आ रहे हैं, उनके दादा परदादा वहाँ रह चुके हैं, उनको पेपर लेके आना पड़ रहा है। मोदी गवर्नमेंट का अमेंडमेंट यही आ रहा है कि अगर आप प्रूव करना है तो प्रूफ दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं कि प्रूफ सिर्फ आप करेंगे। दोस्तों, देश भर में इस वक्त मदरसा यानी कि यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर के बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया है। इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। आखिर ये मदरसा बोर्ड क्या है? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं बहुत ही अहम शख्सियत, जिनका नाम है सुरेश। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर आधान हिंदी में। नमस्कार। क्या है ये मामला, इस पर आपका क्या कहना है? ये मामला शुरू होता है 2004 में, जब अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आया था, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004। मुलायम सिंह यादव जिस टाइम में सीएम थे वो टाइम पे अखिलेश यादव, हम दो भी बोल सकते हैं दोनों तरफ से। तो समाजवादी पार्टी कहते हैं, चलो ना दोनों यादव का नाम ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ने लेके आया था ये रूल, और हम सबको पता है कि समाजवादी पार्टी और जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट बैंक है वो बहुत क्रूशियल था। तो वो ये एक्ट लेके आए इसलिए कि मदरसा को जो भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन है उसके बाहर रखा जाए। कि लॉजिक यह है कि मदरसा में रिलीजियस एजुकेशन चलता है, ना हम आपसे पैसा पूछते हैं, ना हम आपसे कुछ करते हैं, लेकिन बाद में पैसा लेना शुरू कर दिया, एड लेना शुरू कर दिया। टीचर्स के अपॉइंटमेंट का सैलरीज, टीचर्स की जो तनख्वाह थी वो भी गवर्नमेंट दे रहे थे। तो 2004 से चलते चलते ये पहुंच गए योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के टाइम में। जैसे योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट आया 1-2 साल के बाद इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस डाला था कि ये जो 2012 में भी केस डाला गया था, 2014 में, फिर उसके बाद ऐसे ही और एक केस भी चल रहा है अभी। आपको पता भी होगा कि असम में मदरसा को बंद ही कर दिया, वहाँ बंद ही कर दिया। हिमंता बिश्वा ने तो बंद दिया, मदरसा चलना ही नहीं चाहिए यहाँ। नहीं, सबसे अहम और दिलचस्प बात इसमें यह है कि 2012 में जब डाला गया था, दारुल उलूम वासिया ने डाला था, और इसके जो डालने वाले थे वो सिराजुल हक मुस्लिम ही थे। दूसरा भी जो डाला था 2014 में, लखनऊ के माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी थे अब्दुल अजीज, इन्होंने भी डाला था। ये बात इसलिए होता है कि मुसलमान भी इसमें क्यों घुस गए। अगर इनके फेवर में एक्ट था तो फिर उसके अगेंस्ट क्यों आते? तो उसमें उनका एक इंटरनल डिवीजन बहुत है। आपको पता है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें, जो एक मदरसा ग्रुप को दूसरा मदरसा ग्रुप से ये है। वक्फ बोर्ड को एक स्टेट एजुकेशन बोर्ड के साथ लड़ाई होता है, कहीं ना कहीं चलता रहता है सब कुछ, क्योंकि वक्फ के नीचे एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकली नहीं आता। वक्फ बोर्ड तो इंडिपेंडेंट होता है, हमको मालूम हो, तो अलग इश्यू है वक्फ बोर्ड का। लेकिन ये जो लॉ जब लाया गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को, नेचुरली हाई कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट यूजुअली एंटी गवर्नमेंट, एंटी क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जैसे जजमेंट दिए हुए थे पहले राजनारायण केस से लेके अभी तक। लेकिन पहले बार ऐसा जजमेंट आया कि उन्होंने कहा जो 2004 का जो लॉ था, जो अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने लेके आया, तो समाजवादी पार्टी ने लेके आया, तो वो खारिज कर दिया, बोला ये इलीगल है। क्यों खारिज किया? क्या बेस क्या दिया? वो बोलता है कि ये जो गवर्नमेंट, जब एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, बच्चे जब पढ़ते हैं, उनको अगर आप 10-12 साल सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन ही देंगे तो बाहर आके वो करेंगे क्या? उनको कुछ तो होना चाहिए ना एजुकेशन। ये अगर आप कंपेयर करें, उनको जब बताया गया था, क्रिटिसिज्म इस बात का आया था कि आप लोग हिंदू वेद पाठशाला चलाते हैं, वहाँ आप साइंस और मैथ्स क्यों नहीं सिखाते? मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन वेद पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पुजारी बनने के लिए पढ़ते हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट है। तो मदरसे में भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, वो मौलवी बनने के लिए कितने लोगों को मिलता है? यही तो प्रॉब्लम है। बनते हैं 12,000 बच्चे थे जो ये यूपी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में थे, 12,000 बच्चे पढ़ रहे थे वो टाइम पे। मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, और 2024 में आते आते आप एक 8,000 या 6,000 उसको ऐड कर दीजिए मदरसे। ये बच्चे करेंगे क्या? ठीक है, उसमें आधे को नौकरी में लग जाएगी, क्या तनख्वाह मिलेगा उनको?
वो कब तक करते रहेंगे पूरा दिन, मतलब ये मस्जिद में जो भी काम करेंगे यहाँ, तो ठीक है वो भी कर सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है, उस बात पे होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हाँ, जैसे हम कहते हैं कि वेद पाठशाला अच्छा चीज़ है, क्योंकि आगे के जो ब्राह्मण जो यूथ है, ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं, आजकल नॉन ब्राह्मण्स भी आजकल प्रीस्ट कर रहे हैं। इससे ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यही बना कि तुम मदरसा में पढ़ाते क्यों? वो इस्लाम की शिक्षा देते हैं, काफिर बहुत सारे मैथमेटिक्स भी पढ़ाने लगे, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी पढ़ाना चाहिए, साइंस पढ़ाना चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं है। एक मदरसा और दूसरे मदरसा में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई एनसीईआरटी का बुक नहीं है कि ये भी फॉलो करते हैं, ये भी फॉलो करते हैं। अगर आप सोचो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सीबीएसई के स्कूल है, हम सीबीएसई का स्कूल बोलते हैं, हम एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे नहीं, हम हमारी किताब से पढ़ाएंगे, फिर एग्जाम किस बात का चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आप गलत मानते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से क्या कहते हैं, दोनों को एक रिलीफ दिया। 2004 का जब एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा गया था, तो ये डर था 2022 के बाद कि ये जो 12,000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे। तो इमीडिएटली नेशनल काउंसिल फॉर चिल्ड्रन उन्होंने कहा इनको रेगुलर स्कूल में हटा दो, इन सारों को रेगुलर स्कूल में हटा। आप सोचिए एक बच्चा जो बचपन से मदरसा में पढ़ रहा है, उसको अगर आप लेके जाके स्कूल में डालेंगे, वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कूल के बच्चे बचपन से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ते आ रहे हैं। और आप ऐसे बच्चों को लेके आ रहे हैं जिनको फुल फ्लेश पढ़ाया नहीं गया है, सब कुछ मैथ्स के टेबल्स भी नहीं आ रहे होंगे उनको, शायद उनको पाइथागोरस थ्योरम सिखाया नहीं गया हुआ, उनको लाके आप कैसे डालेंगे? तो ये प्रॉब्लम हो गया। 2 साल से बहुत टेंशन चल रहा था मदरसा के बच्चों को। लेकिन अभी तो सरकारी स्कूल को बंद करने की भी बात बहुत सारे सोशल मीडिया पर चल रही थी कि यूपी में सरकारी मदरसों को बंद किया जा रहा है, 23,000 सरकारी स्कूल बंद होने वाले। सॉरी, स्कूल तो बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद यहाँ भी हो रहा है, तेलंगाना में आपने देखा होगा। सरकारी स्कूल को क्यों बंद करने का आजकल वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम एक मिनट के इसके बारे में बात करते हैं। आजकल अब देखिए, इवन द लोएस्ट, मेरे घर में जो काम करती है उसके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़े। मेरा जो वॉचमैन है उसकी बेटी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ी, प्राइवेट स्कूल में बढ़ के MBA किया उसने। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है सरकारी स्कूल, हम सबको पता, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे को उसमें बोलने में कोई हाजिर नहीं कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल, मैं उससे पढ़ के आया हूँ। लेकिन वो ज़माने का गवर्नमेंट टीचर अलग ही थे। आजकल क्या हो गया, एक तो टीचर्स को ये लगता है कि सरकारी नौकरी लग गई और सब चीज़ जैसा टीचर जैसा नहीं, कुछ भी हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता है तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है बनिस्बत बच्चे को प्राइवेट में भेजने के? उससे हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए एक और चीज़ निकल गई है, मैं आपसे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे आम आदमी पार्टी है, वो शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा बताती है कि मैंने ये किया, दिल्ली की सरकारी स्कूल को बहुत हद तक बदल भी दिया है। इस पर क्या कहेंगे? सरकारी आप अगर एक्चुअल फिगर्स देखें, मनीष सिसोदिया ने जो कहा और जो एक्चुअल फिगर्स है और जो आतिशी ने आके बताया था ये बात, वो दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप नंबर दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आजू बाजू जो झुग्गी झोपड़ी है वहाँ के बच्चों को लाके क्लास में बैठा के फ़ोटो लेंगे तो वो बात नहीं बनती। एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए 1 से 10 तक, ये नहीं कि 1 से 4 के करके बच्चे। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट स्कूल में, यही है कि टीचर्स को एक इंश्योरेंस मिल गया उनको कि हम पढ़ाएंगे ना पढ़ाएंगे तो भी हमको तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बच्चे कम होते आ रहे हैं। जैसे कि मैं जहाँ से आता हूँ, केरल से आता हूँ, केरल में इतने बच्चे कम हो गए, एक तो पॉपुलेशन कम हो गया केरला का, और बच्चे भी कम हो गए जो स्कूल में आ रहे हैं, कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू कर। तो जो सरकारी और एडेड पोस्ट थे उनको ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि ये स्कूल में सिर्फ 3 बच्चे हैं, तो क्या 10 टीचर 3 बच्चों को पढ़ाएंगे? ये प्रॉब्लम हो गया, तो उनको बाकी स्कूल में भेजा गया। ये तो सिस्टम की गलती लगती है। सिस्टम बदलना ईजी नहीं है। ठीक है, अपने बेसिक पे हम लोग आते हैं, जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है या सही है? एक दोनों तरफ से करेक्ट है, वही कर रहा, दोनों जीत गए इसमें। इसलिए आपने देखा कि ये नहीं कहा कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे जो बाहर आर्ग्यू किया था, वो बाहर आके वो भी विक्ट्री साइन दिखा रहे थे उस तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्ट ये बात कही है कि हाई कोर्ट गलत है। हाई कोर्ट किस बात पे गलत है? क्योंकि उसने असंवैधानिक करार दिया है मदरसा को किया था उन्होंने। क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में स्कूल्स चलाने का अधिकार है। आपने देखा कि सबसे अच्छा स्कूल कॉन्वेंट स्कूल चलता है क्रिश्चियंस की, अभी नहीं बहुत सालों से चल रहा है। उनके जहाँ से पढ़ के हिंदू बच्चे भी आते हैं, मुसलमान बच्चे भी आते हैं, क्रिश्चियन बच्चे पढ़ के आते हैं। और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा अच्छा, इंग्लिश बहुत अच्छा था, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है आपको, वो स्टैंडर्ड था, उन्होंने अभी भी मेंटेन किया। उनके कॉलेज में जाइए वही हाल है। अब सेंट स्टीफन दिल्ली लीजिए, उनका स्टैंडर्ड है वो कि वो चलाते हैं स्कूल बहुत अच्छी तरह। लेकिन मदरसों को प्रॉब्लम था। अगर आप पूछेंगे मुझे कि पारसी स्कूल किधर है, हैदराबाद में ही पारसी स्कूल है, लेकिन पारसी चलाते हैं
देखिए वहाँ बच्चे और बच्चे भी आके पढ़ते हैं कि पारसी का पॉपुलेशन तो बहुत कम है। जैन वाले स्कूल चलाते हैं, सारे माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज होते ये नहीं कि मुसलमान है सिर्फ या क्रिश्चियंस है, जैन है, पारसी है, सबको लोग आते हैं इसमें। सिख्स है, सिखा भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज हैदराबाद में। तो आप अगर पढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया जब राइट दिया गया आपको। तो ऐसा भी तो अगर इतना ज़्यादा अगर गवर्नमेंट को दिक्कत है, जैसे गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रही है, जैसे अखिलेश यादव ने अभी इस पे कहा कि आप जो भी चीज़ बहुत पलटवार किया इस पूरे मामले पर, लेकिन जैसे योगी सरकार को अगर दिक्कत है इतनी, मतलब इन चीज़ों को लेकर के कि उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, सारी चीज़ की जाए, तो मदरसे के सिस्टम को बदल दें। वही करने वाले अभी, वही तो सुप्रीम कोर्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करा दिया था, उसको तो अभी खारिज कर दिया। तो क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ है। मुझसे पूछेंगे तो सही हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 1 2 3 चीज में ले लेंगे हम। एक, उन्होंने कहा नहीं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चल सकता है, कोई प्रॉब्लम, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ये नहीं कि मदरसा हाँ उसमें इंस्टीट्यूशन बनता है, लेकिन जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया था अभी तक, अगर आप कोई भी क्रिश्चियन स्कूल में जाएंगे और पूछेंगे कि तुमको राइट टू एजुकेशन तुमने क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया, जहाँ 25% सीट जो बिल्कुल क्या कहते हैं सोसाइटी के सबसे नीचे वाले उनको ऊपर लाने के लिए पढ़ाई करना चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई देना चाहिए फ्री में, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन कहते थे, क्रिश्चियन नहीं सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहते हैं हम इसके दायरे में नहीं आते, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया, माइनॉरिटी एजुकेशन कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, राइट टू एजुकेशन है। ले जजमेंट में कहा गया कि राइट टू एजुकेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी इम्पैक्ट, ये पढ़ाने लोगों ने इसका फाइन प्रिंट बहुत ही गहरा है, क्योंकि इसमें कहा गया अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी 25% बच्चों को बाहर से लाना पड़ेगा, जो कि समाज के बिल्कुल निचले हिस्से से आते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होंगे पढ़ने के लिए, ऐसे बच्चों को लाके कॉन्वेंट स्कूल में बिठा के पढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट फीस देना पड़ेगा उनके लिए, वो अलग बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि स्टेट को कंट्रोल करने का हक है। क्या कंट्रोल? ये टीचर्स अपॉइंटमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, सिलेबस, ये सारे चीज़ पे गवर्नमेंट की एक निगाह होगी अब से। तो ये नहीं कि तुम अभी तक जो पढ़ाते जा रहे थे कि सारे काफिर है या सारे वो है, सारे ये है, देवबंद ले लीजिए आप, नॉट से आपको पता है ये चीज कहाँ से आ गई कि काफिर है सारे, ये चीज ये तो कहते हैं एलिगेशन, यही तो एलिगेशन जब आती है तो इनको जो बीजेपी हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, ये बोलते हैं कि देखो वहाँ पढ़ाते मदरसा में क्या है कि पढ़ाते हैं सारे काफिर है, तो ये बड़े होके जाके बम लगाएंगे। ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, सही बात है, अयमन अल जवारी इंजीनियर था या डॉक्टर था शायद, तो सब पढ़े लिखे। अब्दुल कलाम के वो भी मदरसे से ही पढ़े, एक एंड से थे, सिर्फ दूसरे एंड पे देखें तो और ये है। आप यही बात ओवैसी भी एग्री करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है। हाँ, ये बात कोई ये नहीं है, इसको काटी नहीं जा सकती क्यों? क्योंकि मदरसे को अपग्रेड जिस तरीके से मदरसा छोड़िए, ओवैसी बोल रहा है, ओवैसी मेडिकल कॉलेज चलाता है हैदराबाद में, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता है, स्कूल चलाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलाता है। वो कह रहा है फिर भी हमारे बच्चों को मुसलमान बच्चे अभी भी नीचे दबे हुए हैं, एजुकेशन में स्टैंडर्ड उनका सबसे कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। क्यों? वो बहुत प्रश्न है, क्योंकि आजकल जो भी अगर रिक्शा वाला भी हो ना, वो अपना बच्चे को अच्छा पढ़ाई देना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, ये ना कि रिक्शा चलाना कम बात है, अच्छी ये है, वो जो जिसका भी नौकरी कर रहे हैं वो पेशा अलग है, वो पेशा को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं बच्चों को पढ़ा के आगे लूँगा। जैसे मैंने मेरा वॉचमैन का एग्जाम्पल लिया था, मेरे वॉचमैन की बेटी का MBA किया उसने, उसके विलेज में सबसे पहले 10th क्लास पास होने वाली लड़की थी, वो सिटी में आ गई, लेकिन विलेज और आंध्रा में, उसके बाद फर्स्ट इंटरमीडिएट, फर्स्ट डिग्री स्टूडेंट, अभी तो डिस्ट्रिक्ट में शायद वन ऑफ द फ्यू MBA स्टूडेंट्स बन गए। तो ये जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, आजकल के जनरेशन जितना भी आदमी के पास पैसा ना हो, बच्चों के लिए खर्च करेंगे पढ़ाई के लिए। आपके हिसाब से मोटा मोटी क्या सजेशन है आपका कि किस तरीके से होनी चाहिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया, तो गवर्नमेंट को अभी ये हो कि ओवरबोर्ड भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, हम हिंदू टीचर को भी मदरसा में पढ़ाने के लिए लगाएंगे, वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस्लामिक नॉलेज चाहिए तो आप इस्लामिक टीचर्स को लाना चाहिए, ना कि नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है तनवीर अहमद, जो टेलीविजन में आते रहते हैं हर वक्त बैंगलोर से। तनवीर के जो ग्रैंडफादर थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। बिल्कुल हो सकते हैं, यही कैसे खूबसूरती है संस्कृत। अभी भी जब तनवीर मेरे से बात करता है, कभी कभी संस्कृत में चला आता है, मैं बोलता भैया मेरे को कुछ नहीं आता, मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरे को नहीं आता मेरे को रामन रामा रामा मत है, जो मैं इंटरमीडिएट में संस्कृत में एग्जाम पास होने के लिए पढ़ा था। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मदरसा में पढ़ाइए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन कॉन्वेंट मदरसा को कॉन्वेंट स्कूल तक लेवल तक लेके आइए। लेकिन एक चलिए ठीक है, लास्ट आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से क्या इसमें पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, जिस तरीके से मुस्लिम हिंदू किया जाता है, या फिर अभी
आप योगी आदित्यनाथ का बयान देखेंगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की जो बातें होती है, ये पॉलिटिक्स क्या है? भारत में कहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, ये बताइए। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की जो बाल काटने वाले सैलून में चले जाइए, वहाँ भी पॉलिटिक्स की बात होती है। चाय के दुकान पे पॉलिटिक्स की बात। अच्छा, ये तो ये किसके बांटने की बात करते हैं? बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब ऑब्वियसली है कि उनके जो पॉलिटिकल वोट बैंक है, हम सबको पता है पॉलिटिकल वोट बैंक है। अगर उस तरफ आप महाराष्ट्र में चला जाए या यूपी में भी ले लीजिए, जब मर्डर हुआ था, डॉनों का मर्डर हुआ था, बड़े बड़े लोगों का, मुख्तार जो भी है, हाँ, उनके जब मर्डर हुआ था तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था? अखिलेश यादव ने कहा था उनको इसलिए टारगेट किया गया तो मुसलमान थे। वो अलग बात है। एक तरफ तो आप लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ले लीजिए, होता ही नहीं है, तो हिंदू गैंग। तो इसमें तो ये चीजें भी एलिगेशन लगती रही है ना कि मतलब अभी जो लॉरेंस गैंग के ऊपर भी ये कैसे तो, जेल से वो कैसे ये बातचीत कर रहा है, हर चीज। अब उत्तर प्रदेश में चलती चलती गाड़ी पलटी हो जाती है, लोग मरते हैं। तो ये है, ये नहीं कि हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुआ, एक पुशबैक बोलते हैं अंग्रेजी में। जब आप एक कम्युनिटी को फेवर करना शुरू करोगे तो दूसरा कम्युनिटी उसको प्रोटेस्ट करेगा। इनको लगा कि अखिलेश यादव ने इनका एजेंडा पुश किया था, बहुत साल खेल लिए लोगों ने। आपने देखा था बड़े बड़े बाहुबली खेल लिए थे यूपी में। अब हमारी टाइम आ गया, हम खेलेंगे, यही चल रहा है बस। तो मदरसे पे कुल मिलाकर के राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ओवैसी जैसे लोग या बाकी जो भी है उससे अलग रहें, उनको ही चलाने दें जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम है, वो अलग बात है। आप जाके अपना सर मत अड़ाइए उसमें, मदरसों में आप उनको चलाने दीजिए जैसे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है, अभी कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्टेट गवर्नमेंट के नियम होते हैं उनको देना चाहिए। उनके जैसे सैलरी है, सैलरी टाइम पे देना चाहिए। बच्चों को अगर मिड डे मील खिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ होना चाहिए। शायद बहुत जगह पे नहीं हो रहा था, अभी होगा वो। चलिए, एक लास्ट सवाल, और मैं आपसे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक लास्ट सवाल, वक्फ बोर्ड का जो मामला है, इस पे अभी कहा गया था, वक्फ बोर्ड पे इल्ज़ाम लगाया था, एक बदरुद्दीन अजमल है, MP हैं आसाम साइड के, उन्होंने कहा था कि नई जो संसद भवन बनी हुई है वो वक्फ बोर्ड के इस पे बनी हुई है। बहुत सारे एलिगेशन और लगते रहे कि अंबानी का जो घर है एंटिलिया, वो भी वक्फ बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, उसकी ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? आज मैंने न्यूज़ आया केरला से, केरला में 2 इंसिडेंट्स चल रहे हैं, आपको पता होगा। मुनम्बम के एर्नाकुलम के पास, चेराई के पास 650 जो फैमिलीज थे, क्रिश्चियन फैमिलीज, लैटिन क्रिश्चियन मोस्टली, उनका जगह वक्फ बोर्ड ने कहा हमारा जगह है। अब हम यहाँ आता है हैदराबाद में, आपके जो स्टूडियो है यहाँ से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है, गुटाला बेगमपेट है, जहाँ बोला गया है कि वो भी वक्फ बोर्ड का लैंड है पूरा। वहाँ 400 घर है। मलकाजिगिरी में 750 एकड़ ज़मीन में बोलता है वक्फ बोर्ड का लैंड है। तो ये गुटाला बेगमपेट का आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। वो एक गुटाला बेगमपेट ने पूछा कि किसने वक्फ को दिया था। आपको पता है वक्फ कैसा देते हैं? वो अल्लाह के नाम पे देते हैं। तो बोला ये औरंगज़ेब ने दिया। औरंगज़ेब कब आया हैदराबाद में? बहुत, जब मुगल डायनेस्टी का लास्ट पार्ट आया था, जब गोलकोंडा फोर्ट आके उसने गोलकोंडा फोर्ट में हाँ, ठीक है, वो चीज़ें सही है, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो वक्फ बोर्ड पे जो बिल जो लाया जा रहा है, क्या नहीं लगता आपको कि मुसलमानों की मतलब इस पे अंकुश लगाने के लिए एक तरह से लाया जा रहा है? जो इल्जाम लग रहे हैं, ये अमेंडमेंट है, एक्ट नहीं है। एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। इसमें मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे एक लॉ लाया गया था, बहुत सबसे डेंजरस है, कि अगर हम दोनों में एक डिस्प्यूट आ जाता है कि आप कहते हैं कि आपका लैंड मेरा है, मैं कहता हूँ मेरा लैंड आपका, आप उल्टा हो जाता है चूज। तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो कागज़ है वो लेके आएंगे, मैं मेरे पास जो कागज़ है वो लेके आऊँगा, और हम दोनों कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कोर्ट को, जज को, कि देखिए ये कागज़ है। तो जज देखेगा क्या है और वो एक निर्णय पे आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, जब वक्फ बोर्ड आके बोलता है कि ये जगह हमारा है, उनको प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रूफ जिसको दिखाना है, जिस बंदे ने वहाँ बैठा हुआ है, जिसने घर खरीदा था, शायद 400 साल या 300 साल से वो जगह बेचते आ रहे हैं, उनके दादा परदादा वहाँ रह चुके हैं, उनको पेपर लेके आना पड़ रहा है। तो क्या बोलते हैं? नहीं, ये तो वक्फ बोर्ड का लैंड है। कैसे बना वक्फ बोर्ड? किसी ने किसी को कहा था कि ये वक्फ बोर्ड है। सीम्स द मोस्ट क्रूशियल वर्ड। अगर आप वक्फ बोर्ड जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने लेके आया था, डिफरेंस है बाकी जो ब्रिटिश ज़माने से आया था। इफ इट सीम्स टू द वक्फ बोर्ड, सीम्स आपको हिंदी में उसका अनुवाद कर सकते हैं, इफ इट सीम्स टू बी द वक्फ बोर्ड दैट दिस इज अ वक्फ लैंड, दे कैन डिक्लेयर इट। कोई और जरूरत नहीं है। सोचिए, आपके घर कल आके बोलते हैं कि ये घर वक्फ बोर्ड का है, लैंड है, आप प्रूव करना चाहिए, सोचिए। तो हमारे पास कागज है, हम कागज, हाँ, वो बोलते नहीं, हम बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का लैंड है। किसके पास जा रहे हैं आप? इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते आप,
आप जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कौन है? एक तरह से माइनॉरिटी को संरक्षण देने के लिए भी तो कहा जा सकता है। जिस Minorities का तरीके से नहीं है। आप देखेंगे कब्रिस्तान, बहुत सारे कब्रिस्तान वाले मामले में पीएम मोदी ने भी बयान दिया था। मैं को अभी भी याद है, जाने भी दो यारों के एक सिनेमा था, आपने देखा शायद, पता नहीं, सतीश शाह के बहुत पुराने सिनेमा था वो, जिसमें उन्होंने एक्ट किया था। तो उस रवि बासवानी ऐसे बहुत सारे लोग एक्ट किए थे सिनेमा में। उसमें एक डायलॉग भी है, मुंबई में बोलता है, एक बिल्डर आके बोलता है कमिश्नर को पैसा देके, बोलता है इतना करोड़ ले लो, मेरे को कब्रिस्तान चाहिए। बोलता तुम जिंदों को तो ऐसे मार रहे हो, मुर्दों को तो रहने दो, बोलता है। ये हाल है। तो उसमें कब्रिस्तान का कोई डिस्प्यूट नहीं। लेकिन अगर आपके पास मोदी गवर्नमेंट का अमेंडमेंट यही आ रहा है कि अगर आप प्रूव करना है तो प्रूफ दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं कि प्रूफ सिर्फ आप करेंगे, जो इनफैक्ट जो पार्टी को आपने नोटिस दिया वो प्रूफ, आप भी अपना प्रूफ सबमिट कीजिए कि हमारे पास एक कागज है। आप कहते हैं कि औरंगजेब आके बोल के गया, क्या प्रूफ है? जो हाईकोर्ट ने पूछा था क्या प्रूफ है औरंगजेब? नहीं, औरंगजेब के घोड़े आके वहाँ खाते गए, घास खा गए। औरंगजेब के घोड़े खाए तो वक्फ का लैंड कैसा बन गया? ये तो हंसने की बात। तो प्रूफ लीगली, हम जो हमें कंट्री है जहाँ जुडिशियल सिस्टम चलता है, तो आपको प्रूव करना पड़ता है दोनों तरफ से। वक्फ बोर्ड उनका कागज लगाए, जो इम्पैक्टेड पार्टी वो उनका कागज लगाएगा, फिर जज डिसाइड करे। तो ये अमेंडमेंट जो लाया जा रहा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल आ रहा है। जो आने वाला अमेंडमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये है कि नहीं, क्योंकि वो तो IAS ऑफिसर है, थोड़ा दिमाग तो लगाएगा वो। उसके बाद वो डिसाइड करेगा नहीं नहीं, ये वक्फ बोर्ड का लैंड नहीं, ये इनका ही है। फिर अफेक्टेड पार्टी कोर्ट में जा सकते हैं। ये कोर्ट का एक्सेस अभी नहीं है इनको, वो प्रॉब्लम है। जुडिशियल रिव्यू नहीं है। वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल के पास जाते, जिसी वक्फ बोर्ड ने आपको नोटिस इश्यू किया, वही जज बन गया, वही प्रोसिक्यूटर बन गया, वही डिफेंडेंट बन गया, सब कुछ एक ही आदमी हो गया। वो ठीक नहीं है, उसको करेक्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।